नमस्कार, मत अभिमत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। लगभग आज से 125 साल पहले 1917 में गांधी जी और माता कस्तूरबा चंपारण आए थे और चंपारण के भितिहरवा से उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी। वहाँ पे उन्होंने ये जानने की कोशिश की और उसको कैसे सुधारा जाए इसकी कोशिश की कि जो गरीबी है, जो गंदगी है, जो अशिक्षा है आदि तमाम तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनको कैसे दूर किया जाए, और इस पर काम भी हुआ। पहला जो विद्यालय है वह कस्तूरबा विद्यालय भितिहरवा में ही है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग उसके बाद 125 साल के बाद फिर एक बार उसी तरह के आंदोलन की पुनरावृत्ति हुई है, और ये किया है बिहार के ही एक लाल, जिसको राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर ने। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन वो भितिहरवा से अपनी पदयात्रा जो 3500 किलोमीटर की है उन्होंने शुरू की है। आज 8वां दिन है और लगभग 88 किलोमीटर पूरा हुआ है इसका, जहां वो गांव-गांव में जाकर वैसे लोगों से जहां तक शासन प्रशासन भी नहीं पहुंच सका है, राजनीतिज्ञों की बात तो दूर है, उनसे बात करके और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं। उनका कहना भी है कि जब तक हम जानेंगे नहीं समस्याओं को तब तक उसके निदान की बात करना बेमानी है, और आज तक यही होता रहा है। समस्या की जानकारी के बिना उसके निदान का तरीका खोजा जाता रहा है। तो एक नई शुरुआत है। लेकिन जैसे ही एक उनकी पदयात्रा शुरू होती है पीके की, कि पूरा राजनीतिक माहौल बिहार का गर्मा जाता है, तरह तरह की बातें आने लगती है। कोई उसे उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जोड़ के देखता है, कोई किसी अन्य तरीके से। तरह तरह की बातें हो रही हैं और एक दूसरे पर छींटा कसी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक चीज़ों पर बहुत गहरी नज़र रखने वाले हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी, और साथ में हैं सामाजिक व्यक्तित्व डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। सामाजिक जीवन के साथ साथ इनका राजनीतिक जीवन भी रहा है, राजनीति पर भी इनकी अच्छी पकड़ रही है। तो सबसे पहले तो आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू। और पहला क्वेश्चन ये कि जो प्रशांत किशोर की यात्रा है, पदयात्रा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर जी लोगों की समस्याओं से रूबरू खुद होना चाहते हैं। वे एक बिहारी हैं, लेकिन उनका जीवन का जो शुरुआत हुआ है पढ़ाई लिखाई या काम करने का अवसर विदेशों में भी रहा है, यूएनओ में भी काम किया है उन्होंने संगठन में, और उसके बाद में चुनावी रणनीतिकार के रूप में भारत में भी काम किया है। बिहार के प्रति उनका कुछ सपना है और वे एक बिहार को एक आधुनिक बिहार बनाना चाहते हैं और इसके गौरव को पुनः लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा प्रयास है और आम लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। गांव की वास्तव में स्थिति क्या है, इससे संसद या विधानसभा पूरी तरह तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा तरह से वो अनभिज्ञ है। गांव में जो स्थिति बनती है उसको एक मिरर में, एक आईने में दिखाना, वास्तविकता से रूबरू होना है। गांव में जो समस्या है ग्रामीणों की, इन समस्याओं से आज अब पूरा बिहार, पूरा देश अवगत हो रहा है। जब से प्रशांत किशोर ने अपनी 3,500 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। यह काम बड़ा दुरूह है, लेकिन उन्होंने ये
शपथ लिया है, प्रतिज्ञा की है कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा, यानी पूरे बिहार के सभी पंचायतों की यात्रा वे एक ही बार करेंगे और इस बीच में वे लौट करके राजधानी में नहीं जाएंगे, घर भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब गांव-गांव में जा करके औरतों से, बूढ़ों से, बच्चों से, जवानों से जब उनके गांव की समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं और वह प्रकाश में जब आ रहा है तो पता चल रहा है कि सरकारी स्तर पर जो भी ग्राम विकास के कार्य हुए हैं उनकी क्या गति है। तो बहुत सारे अर्थों में इसका स्वागत हो रहा है। प्रशांत किशोर की यात्रा का स्वागत आम लोग अब यहाँ करने लगे हैं और उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। यात्रा शुरू करने के पहले प्रशांत किशोर जी का संबंध माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी से गहरा संबंध था। उनके पार्टी के वे वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ दिन के लिए बने हुए थे और उनका मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे निवास में भी बहुत दिन हमारे साथ रहे हुए हैं, तो इससे उनका लगाव बहुत था। तो उन्होंने इस यात्रा शुरू करने के पहले मुख्यमंत्री से जाकर के प्रशांत किशोर जी मिले और यह समाचार अखबारों में, मीडिया में आया बहुत तेजी से। और इस समाचार के फैलते ही लोग कहने लगे कि क्या प्रशांत जी जो है सो फिर से नीतीश कुमार के साथ मिल गए, और यह भ्रांति फैली भी। इससे लगा, बहुत लोगों ने अनुभव किया कि ऐसा ना हो कि इस मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर का अभियान ठप हो जाए। लेकिन प्रशांत किशोर तो एक तरह से कहें कि अपने इस यात्रा के दौरान जो संभाषण कर रहे हैं उसमें पूरी तरह नीतीश सरकार या पिछले 30 साल की बात कर रहे हैं। उसी में उन्होंने नीतीश जी के बारे में जो कहा, जिस पर नीतीश जी ने जो जवाब दिया कि प्रशांत किशोर तो मेरे साथ रहा, तमाम तरह की बात। फिर यहाँ तक कह दिया कि 4 साल पहले तो वो आया था ये कहने कि जदयू को कांग्रेस से मिला दीजिए, और अभी वो भाजपा के लिए काम कर रहा है इसलिए हमारा विरोध कर रहा है। मतलब भाजपा से मिले हुए हैं प्रशांत किशोर, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? असल में 15 वर्षों से श्री नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा समय हो गया, और बिहार सरकार को चला रहे हैं, सुशासन का दावा भी कर रहे हैं और गाँव में संपूर्ण विकास की बात भी कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उनका मानना है कि हमने बहुत विकास किया है। तो इसकी पड़ताल जो है सो जब ये प्रशांत किशोर जी गांव-गांव में जाकर के जब लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग जो अपनी समस्या बता रहे हैं उससे सरकार की कलई खुल रही है। और रोज रोज जब सरकार की कलई खुल रही है कि गांव में वास्तविकता क्या है और विकास का कितना % वहां पहुंचा है, तो इससे सरकार जो है सो कुछ असहज हो रही है। असहज होने के बाद में मुख्यमंत्री जी भी इधर से बोलना शुरू किए हैं। उनका साथ दिया ललन जी ने। हाँ, ललन सिंह ने ये कहा कि वो आए थे कहने ये हमको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, जबकि कहा गया कि नहीं, उप मुख्यमंत्री भाजपा के कोटे से है, आपको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुआ और फिर वो नहीं आए। मतलब उस तरह का भी आरोप कि वो कुर्सी के लिए मैंने ये पूरा चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं उसका जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वास्तविकता जब सामने गांव-गांव से जब आना शुरू हुआ है तो सरकार जो है सो तिल मिला रही है और तरह तरह के जो है सो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। उनको लांछित करने की कोशिश एक प्रकार से की जा रही है और उधर से जो बातें हो रही हैं उसका जवाब उधर से प्रशांत किशोर जी भी दे रहे हैं। वो कुछ जो है सो लॉजिकल है कि एक का कहना है कि हम आपको कांग्रेस से मिलने के लिए कहने गए थे, हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ही आदमी के लिए ना काम करेंगे, भाजपा के लिए करेंगे चाहे कांग्रेस के लिए करेंगे। तो यह बात दोनों के आपस के बीच की है, लेकिन आम लोगों तक तो यह बात पहुंचती है। और एक वाली बात कही, एक गांव में वो लोगों से मिल रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात बजाबता भोजपुरी में उनका कहना था कि ये बात बताएं कि रउअर बेटा अगर 9वां पास फेल होई तो वो चपरासी हो पाई, आ लालू जी के बेटा मतलब जे मंत्री या बड़ा का पद पर बा ओकर 9वां फेल बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया। अब इसको लेके भी पूरा सियासी गलियारे में हंगामा हो गया।
ये सियासी गली में हंगामा हो गया और गाली गलौज तक शुरू हो गया। हाँ, तू तड़का सब हो रहा है। तू तड़का हो रहा। तो यह बिहार एक ऐसा स्टेट है जो इसको बहुत अच्छे नज़र से लोग देखते हैं और इतिहास इसका बहुत समृद्ध है। बिहार में जो राजनीतिज्ञ काम कर रहे हैं, बिहार के उत्थान के लिए कर रहे हों या बिहार सरकार चलाने के लिए कर रहे हों, तो इससे जो है सो स्थिति बाहर में धूमिल होती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने 9वीं फेल की बात की तो एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम है आशुतोष, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अकबर भी नहीं पढ़े थे और कबीर भी नहीं पढ़े थे, निरक्षर थे। मतलब कि उन्होंने इस बात का सपोर्ट किया कि 9वीं फेल आदमी उप मुख्यमंत्री बने। आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, तो उन्होंने यह दलील दी कि कबीरदास भी नहीं पढ़े हुए थे, सूरदास भी नहीं पढ़े हुए थे। तो नहीं पढ़ने का क्या मतलब है? तो नहीं पढ़ने का उनका कहने का मतलब यह है कि जो आदमी पढ़े लिखे नहीं, वही समाज का सबसे बड़ा धरोहर है और वही देश को भी चला सकता है और वही संसार को भी समझता है। हाँ, ऐसा है। भोजपुरी में कहावत है, जिसे बातचीत करने पर हम लोग जिसे कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो कहते हैं कि पढ़ला लिखला से का हुई, पढ़ लिख के IAS हुई तो हमने कहता अंगूठा छाप बनी, तो हमने के PA बनी हो। यह बात लोग अपने तरफ में कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बिना पढ़ा लिखल का नाक काट लेता है। तो ये सब कही सुनी बातें हैं। अगर आपके पास विजन नहीं है, आपको नॉलेज ग्लोबल नहीं है, आपको जानकारी नहीं है विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, सभ्यता और संस्कृति का, तो आप कोई स्टेट रन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही। बात ये कहा कि अगर स्थितियां वो माने अनुकूल रहीं तो वो समय आएगा कि 1 साल में मैं जो बिहार के बाहर रहने वाले बिहार के लोग हैं उन सारे लोगों को बुला लूँगा। मतलब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको औद्योगिकरण से जोड़ के देखा जा सकता है या रोजगार से देखा जा सकता है। तो इस मामले को लेके, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं डॉक्टर सिकारिया, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, प्रशांत जी के वर्तमान वातावरण में बिहार की जनता अपने विकास की छवि देख रही है और विकास के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु जो है बेरोजगारी और रोजगार है। प्रशांत जी से मेरी 2 राउंड बात हुई है, तो हम लोगों ने बिहार के विकास में रोजगार से संबंधित, औद्योगिकरण से संबंधित बहुत सी बातें साझा की जो उनको पॉजिटिव लगी। तो मुझे लगा क्या कि इनका कंसेप्ट पॉजिटिव है और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज जो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल मटेरियल है ग्राउंड पर बिहार के अंदर, उससे बेहतर कोई राज्य नहीं है जिसका औद्योगिकरण हो सके। परंतु मैं पिछले 20 सालों से 25 सालों से केंद्र सरकार और बिहार में रही हर सरकार को अपना मशवरा देता आया। एक सरकार में टेकरीवाल साहब हमारे वित्त मंत्री थे, एक सरकार में हमारे सुशील मोदी साहब वित्त मंत्री थे। हमने बार बार बिहार के औद्योगिकरण के लिए विदेश जाते रहे। अरे भाई, विदेश में क्या आप जा रहे हैं? नकल क्यों करने जा रहे हैं? नकल से अकल नहीं आती और शकल बिगड़ जाती है। हमें हमारा बिहार पूरा इस मामले में कैंसराइज्ड है। हमें अपने नियम और कानून और कायदों को इस ढंग से बनाना होगा कि हम जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल करें, उस क्षेत्र के लिए तत्काल के प्रभाव से उस ढंग का नियम और कानून बनावें। हमें मार्केट देना पड़ेगा। और आज की परिस्थिति के अंदर में क्या हो रहा है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की योजना सैंक्शन हो गई, इतनी नहीं लगी, इनको रद्द कर दिया गया। टोटल सिस्टम जो है, नहीं तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे इसमें? तो उसी पर मैं आ रहा हूं कि टोटल सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। हमें वो उद्योग लगाने होंगे जो प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं,
और हमारी उनसे बात हुई थी कि ऐसे उद्योग हमें लगाने हैं जो लोगों को रोजगार मुहैया करे। हम रोजगार लोगों को आज के तारीख में जो मुहैया करा रहे हैं, उस नाम पर हम जो है गबन करा रहे हैं। हमने लोगों को 10-10 लाख रुपया 5 आदमी को दे दिया। अरे भाई, इस 50 लाख रुपए से उसको सेल प्लेटफार्म नहीं मिलता। जब तक कच्चा माल की उपलब्धि और उसकी खपत का हम बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक जो है सो औद्योगिकरण नहीं होगा। इसलिए उनका यह कहना कि 1 साल में बाहर से लोग यहाँ आ जाएंगे, रोजगार उन्मुख हो जाएगा, अभी तक जो उनका पॉजिटिव कंसेप्ट रहा है, उसमें मुझे यह पूर्ण आशा है कि हमारा बिहार जो है औद्योगिकरण के तरफ अगर उन्हें समय मिला, उन्हें मौका मिला तो अग्रसर होगा। हाँ सिकारिया जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, लेकिन बिहार कृषि आधारित या कृषि प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग वगैरह के इंडस्ट्री को लगाने की बात, या सिंगल विंडो, जहां अभी जो दफ्तर दौड़ना पड़ता है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। बिहार को अभी आवश्यकता है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की, जहां पर एक लाइसेंस इशू हो गया उसे सारे लाइसेंसों से निजात मिल जाए। दूसरी बात है फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, यहाँ पर बहुत अच्छी इंडस्ट्री की संभावना है, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि हमारे जो उत्पाद हैं उनका प्लेटफॉर्म कहाँ होगा सेल का। हमें बाहर से आने वाले उत्पादों को पहले नियंत्रण में लेना होगा, हमें उसकी क्वालिटी को नियंत्रण में लेना होगा, हमें जो है सो ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे कि हमारे उत्पादित वस्तुओं को अपना मार्केट मिले। हमारे बिहार के लोग, अन्य जगह के लोग हमारे बिहार के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके हमें बेरोजगार कर रहे हैं, और वो जो है सो वहाँ मौज मार रहे हैं। जो बातें छन के सामने आई है, उससे यही लगता है कि प्रशांत किशोर का जो पदयात्रा है, निश्चित रूप से उसको दूरगामी उसका प्रभाव पड़ना है और बेहतर प्रभाव पड़ना है। तो मत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।